तो दोस्तों पेज नंबर 2 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आप भी जो है अपने सपने को लेकर जो है पूरा सतर्क हैं। तो हम आपके साथ हम बढ़ेंगे आगे और अगले वीडियो में हम लोग जो है 2 पेज तक बताए हुए थे और नेक्स्ट हम लोग जो है अब दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ हम देखते हैं कि कहता है कि सिकंदर के बारे में। जी हाँ, देख सकते हैं हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इधर जो है पढ़ चुके थे। नेक्स्ट तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि सिकंदर के साथ जो है आने वाले लेखकों में कौन कौन थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर के साथ जो है आने वाले लेखकों में कौन कौन थे। तो हो जाएगा आप निडियाकस हो जाएगा और अर्नेसिक्रटस हो जाएगा और हो जाएगा अरिस्टोबुलस हो जाएगा। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा कितने आया था, तो आप कह सकते हैं इजली कि 3 आया था उसके साथ, सिकंदर के साथ। ठीक, उसके बाद है कि नेक्स्ट है कि विवरण जो है अधिक प्रमाणिक एक विश्वसनीय है। और उसके बाद है नेक्स्ट है मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज के बारे में हम लोग जानते हैं, ये यहाँ से जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और आप ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, तो आप कह सकते हैं मेगास्थनीज। देखिए यहाँ पर जो है इनके द्वारा जो है पुस्तक के बारे में बताया जाता है और देखिए सकते हैं कि यहाँ पर पुस्तक के बारे में भी दिया गया है। आपसे जैसे कि पूछा जा सकता है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि कहता है कि इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति के विषय में लिखा था। आपसे पूछा जाएगा कि इंडिका में किसके बारे में लिखा गया है, तो मौर्यकालीन जो है समाज और संस्कृति के विषय में लिखा गया है और ये किनका बुक है, तो आप कह सकते हैं मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कहता है कि मेगास्थनीज था वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, तो मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखा था, तो इंडिका लिखा था। किसके का बारे में लिखा था, तो मौर्ययुगीन समाज और संस्कृति के बारे में लिखा था। तो यहाँ तक जो है आप इजीली समझ चुके हैं। नेक्स्ट है कि डायमेकस जो है यह सीरियन नरेश और अंतियोकस का राजदूत था। ठीक, डायमेकस जो है किसका मतलब राजदूत था, तो अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आए थे। इसका विवरण जो है मौर्य युग से संबंधित है। राइट, उसके बाद है डायोनिसियस जो है यह मिस्र नरेश टोलमी और फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के दरबार में जो है वह कौन से राजदूत आया था। ठीक, तो यहाँ कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर डायोनिसियस जो है यह मिस्र नरेश टोलमी जो है फिलेडेल्फस का राजदूत था। ठीक, जो अशोक के दरबार में था, अशोक के दरबार में आया था। मतलब किसका जो है यहाँ राजदूत था, तो यहाँ पर दे सकते हैं टोलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो किसके दरबार में आया था, तो अशोक के दरबार में आया था। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है कि टोलमी के बारे में बताया कि इसने दूसरी शताब्दी में भारत भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी। आपसे पूछा जाएगा कि दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल किसने लिखा था, तो आप बता सकते हैं टोलमी। राइट, उसके बाद है प्लिनी। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बार बार इंपॉर्टेंट जो है ये बार बार पूछा जाता है। कहता है टोलमी के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्लिनी के बारे में जानते हैं कि इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री है ना नामक पुस्तक लिखी। आपसे पूछा जाएगा कि नेचुरल हिस्ट्री जो है वह किसने लिखा था, तो आप बोल सकते हैं प्लिनी। राइट, कहता है इसे भारतीय जो है पशुओं और यहाँ पर पेड़ पौधे जो है खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। ठीक, नेचुरल हिस्ट्री में किसकी जानकारी मिलती है, तो पेड़ पौधे खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन जो है ट्रियन सी जो है इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। देखिए बताया जाता है कि पेरिपल्स ऑफ द इरिथ्रियन जो सी जो है इस पुस्तक के बारे में जानकारी नहीं मिला है जो है कौन से लेखक लिखे हैं। ठीक, यह जो है लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा में आया था। इसने उस समय जो है भारत के बंदरगाह तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया था। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे चीनी यात्री। ठीक, तो चीनी यात्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको बारीकी से पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चीनी यात्री में फहियान। तो फहियान कौन से हैं, तो ये जो है चीनी लेखक हैं। कहता यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में किसने आया था,
तो फहियान आया था। फहियान कौन से लेखक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं आप चीनी लेखक हैं। उसके बाद है कि आया था, इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। फहियान जो आया था ना, वो मध्य प्रदेश के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में बताया था कि इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और जो है शर्मिंद बताया था, सुखी और शर्मिंद बताया था। यह 14 वर्षों तक जो है भारत में रहा था। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि मध्य प्रदेश में 14 वर्षों तक किस लेखक ने रहा था, तो आप कह सकते हैं इजली फहियान ने रहा था, राइट। चलिए नेक्स्ट है कि संयुगन है ना, यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति एकत्रित की। ठीक दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी बात जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा, और कोशिश जहाँ तक रहती है कि आपको एक एक पॉइंट बताया जाए, ताकि एक बार पढ़ने के बाद जो है आप कहीं से भी क्वेश्चन घुरा के पूछे तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संयुगन है, यह जो है 518 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ जो है एकत्रित की थी। अब से पूछा जा सकता है कि संयुगन जो है वह कितने वर्षों के लिए भारत आया था और किसकी प्राप्ति के लिए, तो 3 वर्षों के लिए आया था, और यह बौद्ध धर्म की प्राप्तियों की एकत्रित करने के लिए आया था। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हैंसेंग जो है ना। अब देखिए यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है हैंसेंग के बारे में ना। यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपसे पूछा जाएगा कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किसने आया था, तो हैंसेंग। और हैंसेंग जो है वह चीनी यात्री है, आप अच्छे से जानते हैं। इसके बारे में जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत ही जो है एक तरह से VVI है, और इसको हम कह सकते हैं 100% ये क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। बहुत क्वेश्चन जो है बहुत परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक, हैंसेंग जो है 629 में चीन में भारत के लिए प्रस्थान किया था, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह जो है भारत राज्य कपिसा में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था सबसे पहले, तो ये कपिसा में पहुंचा था। कहता है भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर जो है 645 ईस्वी में चीन लौट आए थे। ठीक, क्योंकि ये सब चीनी यात्री थे और चीनी लेखक थे। तो कहता है कि वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथ को एकत्रित के लिए जाने के लिए आया था। देखिए ये क्वेश्चन है अंडरलाइन इसलिए किया गया है कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया था कि भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित ले जाने के लिए किस चीनी लेखक ने आया था, तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं हैंसेंग ने आया था। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। कहता है इसकी भ्रमण वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। सीयूकी नाम से जो है प्रसिद्ध है। आप पूछा जाएगा कि जो है सीयूकी जो है वृत्तांत किसका है, तो आप कह सकते हैं सीयूकी जो है वृत्तांत जो है वह जो है हैंसेंग के बारे में बताया गया है। ठीक, इजीली आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कहता है कि 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षवर्धन समाज धर्म राजनीति के बारे में वर्णन किया, और इसके अनुसार जो है सिंध का राजा कौन था, तो शूद्र था। हैंसेंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का पूजन किया करते थे। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जो महत्वपूर्ण रहता है हम लोग उस टॉपिक को कवर करने की बहुत ही प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से, ताकि एक भी मिस ना हो, और टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलते हैं आगे। देखिए हैंसेंग के अध्ययन के समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो है कौन थे, तो आचार्य श्रीभद्र थे। यह विश्वविद्यालय के बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आपसे पूछा जा सकता है कि हैंसेंग जो है जिस समय अपने जो है समय में अध्ययन करते थे, उस समय जो है कुलपति कौन हुआ करते थे, तो आचार्य श्रीभद्र हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इति संग यह जो 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया था। राइट, किसने किया था, तो इति सिंह ने है, 7वीं शताब्दी में आया था, और यहाँ की क्या किया था, जो है बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय है उसके बारे में वर्णन किया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अरबी, क्योंकि यहाँ पर चीनी खत्म हो गया है लेखक। अब चलते हैं अरबी के बारे में। अरबी कहता है अलबरूनी, ये भी बहुत ही VVI है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना है।
और काफ़ी बार जो है अलबरूनी के बारे में चर्चा किया जाता है। तो हम देखते हैं कि अलबरूनी जो है यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है मोहम्मद गजनवी जो है ये भारत पर कितने बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था। बहुत ही एक तरह से आक्रमणकारी था। उसके बाद कहता है कि जो है अलबरूनी जो है ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान, ठीक ना, तुर्कमेनिस्तान जो है ब्रैकेट में दिया गया है, ये कहाँ के थे, तुर्कमेनिस्तान के रहने वाले थे। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि कीर्ति किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप कह सकते हैं अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था या तहकीक हिंद, ठीक। भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। आप वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट, कहता यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो कि धर्म और दर्शन, त्योहारों की, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारत जो है तौल तथा मापन विधियों की, मूर्तिकला, कानून, मापदंड जो है मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें जो है राजपूत कालीन जो है समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीतिक आदि पर जो है यहाँ पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने जो है चीज़ों पर जो है कौन ध्यान दिए थे, तो अलबरूनी जो थे इस चीज़ को जो है अंकित करने का काम किए थे। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में, काहे कि इधर बचा हुआ है तो हम लोग जो है पूरा करेंगे, क्योंकि एक एक जो है पंक्ति हम लोग करते आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर कि इब्न बतूता है ना, सॉरी देख सकते हैं यहाँ पर, तो इब्न बतूता के बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता इब्न बतूता इसके द्वारा जो है अरबी भाषा में लिखा गया है और यह वृत्तांत जो है जिसे हम रहला कहते हैं, ठीक। अब पूछा जाएगा कि रहला जो है एक किसकी वृत्तांत दिया गया है, तो इब्न बतूता का दिया गया है। कब आया था, तो 14वीं शताब्दी में आया था। भारत में उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुरता था, सबसे रोचक जानकारी देता है। वहीं बात करें हम कि 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था, ठीक। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश बनाया था, तो आप इस आसानी से बोल सकते हैं इब्न बतूता को, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अन्य लेखक के बारे में, जो कि छोटे बड़े को बताया गया है यहाँ पर, ठीक। चलते हम देखते हैं और इसको हम अच्छे तरीके से कोशिश करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट करने की। देखिए यहाँ पर है कि तारानाथ है ना, यह एक तिब्बती लेखक है। आपसे पूछा जा सकता है कि तारानाथ जो है वो कहाँ के लेखक है, तब कह सकते हैं तिब्बती के लेखक है। इसे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कंग्यूर और तंग्यूर जो है नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो आप कह सकते हैं तारानाथ, राइट। कहता है कि इसने भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। वहीं बात करें हम कि मार्को पोलो जो है यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययनों के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो कब आया था, तो 13वीं शताब्दी में आया था। अन्य पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण किस में मिलता है, पांड्य इतिहास में मिलता है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य मिलने वाली जानकारी, मतलब कहाँ से साक्ष्य मिला है जब उत्खनन करने के बाद। तो चलिए देखते हैं कि भारत पुरातत्व शास्त्र का पितामह जो है किसे कहा जाता है, तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये जो है 100% जो है पूछने की संभावना बनती है। तो चलिए हम देखते हैं कि उत्खनन की साक्ष्य में जो है जानकारी जो है एक जगह करने के लिए जो है यह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। कहता है 1400 ईसा पूर्व जो है के अभिलेख में यहाँ पर बताया गया है कि बोगाज कोई एशिया माइनर से बौद्धिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत अश्वनी कुमार, मतलब नासत को कहा जाता है अश्वनी कुमार के नाम से मिलते हैं। मध्य भारत में भगवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेश नगर विदेशी गरुड़
स्तंभ के लेख से मिलता है। ठीक, जो क्वेश्चन जो है आने की संभावना रहता है उस पर हम लोग जिक्र जरूर करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा का अभिलेख में है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतवर्ष का जिक्र है किस अभिलेख में है, तो हाथी गुफा अभिलेख में जो है इसमें अंकित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम जो है दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। ठीक, सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी मिलती है। भारत पर होने वाले आक्रमण जो है हून की जानकारी मिलती है, स्तंभ लेख की प्राप्त होती है। तो जो क्वेश्चन जो है संभावना रहती है आने की, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसे कवर करने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है भले इसमें जो है अंडरलाइन नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जो है 100% पूछने की संभावना मिलती है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। देखिए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला था, आपसे पूछा जा सकता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिला था। ये देखिए बार बार पूछा जाता है और इसका आंसर हो जाएगा एरन अभिलेख। ठीक, आपसे पूछा जाएगा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है एरन अभिलेख में किस शासक से प्राप्त होता है ना, तो शासक किसके बारे में है, तो भानुगुप्त से प्राप्त होता है। राइट, तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए जो है VVI जो है इसको आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। ठीक, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है ज़्यादा बनता है। नेक्स्ट हमारा है कि सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, उनके आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की मतलब श्रेणियों की जानकारी किससे होती है, तो मंदसौर अभिलेख से होती है। उस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि एक एक जब पॉइंट आप पढ़ते हैं तो छूटने की संभावना नहीं के बराबर रहता है, और आप जितना बार चाहे उतना बार आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कश्मीरी नवपाषाणिक जो है पूरा स्थल जो है बुज्रहोम से गर्ताबास गड्ढा का साक्ष्य मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कश्मीरी नवपाषाण जो है पूरा स्थल जो है गर्ताबास गड्ढा जो है वह साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो बुज्रहोम से आप बता सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है कि इनमें से उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा चलती थी। ठीक, तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं कश्मीरी जो है नवपाषाण जो है बुज्रहोम में जो क्या करता था, यहाँ पर जो है गड्ढा खोद कर क्या करता था, यहाँ पर मनुष्य के साथ जो है पालतू कुत्तों को भी दफनाने की प्रथा चलती। मतलब क्या कि जब कोई जब यानी कि पालतू कुत्ता को जब पोसता था तो उनकी जो है मालिक मरने के बाद जो है कुत्ता अगर मर जाए तो उसी स्थान पर जो है बगल में उसको भी दफनाया जाता था। ठीक, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो आहत कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा जाता है, यानी कि आहत सिक्के कहे या कांसापर्ण कहे बात बराबर है। तो दोनों को क्या कहा जाता है, सिक्के कहा जाता है प्राचीनतम। राइट, साहित्य में क्या कहा जाता है, कांसापर्ण, और ऐसे बात जनरल बात किया जाए सिक्के को तो आहत सिक्के हो जाएगा। सर्वप्रथम जो है सिक्के पर लेख लिखने का कार्य जो है यवन ने किया था। यवन यानी कि यवन शासकों ने किया था। पहले जो है सिक्के लिखने का कार्य जो है यवन शासकों ने किया था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी कि अभिलेख है और शासक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है, और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। जैसे कि हाथी गुफा अभिलेख जो है तिथि जो है रहित अभिलेख जो है, ये मतलब हाथी गुफा है किस शासक है, तो कलिंग राजा खरवेल से। राइट, उसके बाद है जूनागढ़, जिसे हम कहते हैं गिरनार अभिलेख कहते हैं, तो जूनागढ़ जो है रुद्रदमन शासक से संबंधित है। नासिक अभिलेख जो है वह किसके बारे में बताया गया है, तो गौतम बलश्री के बारे में। स्तंभ जो है प्रयाग स्तंभ लेख जो है वह समुद्रगुप्त से है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पर हम लोग अंडरलाइन किया था कि ए होल जो है अभिलेख जो कि पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया गया है। मंसदौर अभिलेख, ठीक, ये जो है मालवा नरेश यशो बर्मन के बारे में है। ग्वालियर अभिलेख जो है यह प्रतिहार नरेश भोज के बारे में है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। ये जो है स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख जो है किसके बारे में बताया गया? स्कंदगुप्त के बारे में बताया गया। देवपाड़ा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख जो है वह किस शासक के बारे में बताया गया? तो बंगाल शासक विजय सिंह के बारे में। वहीं हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने की जो है प्रमाण मिलता है। तो कह सकते हैं कि सिक्के में जो है उसके संगीत में जो है प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, यानी कि समुद्रगुप्त में, ठीक है ना, बीना बजाती हुई मुद्रा। तो आप यहाँ से इजीली समझ गए हैं। तो हम लोग चलते हैं पेज नंबर 3 पे और हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक टॉपिक को कवर करने के लिए, और आप चाहते हैं कि एक एक टॉपिक को कवर करें तो आप लोग बने रहें और देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है, नेक्स्ट है कि सबसे पहले जो है भारत के संबंध में बर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार जो है माल्या और स्वर्णद्वीप है, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप में स्थापित है। तो जो क्वेश्चन है उसको हम लेने की कोशिश करेंगे, जो शॉर्टकट है उससे हम सिर्फ पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है नागर शैली कहते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। उत्तर भारत में मंदिरों की कला की शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहते हैं? हम लोग दरवेश शैली कहते हैं। ठीक, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और दरवेश दोनों शैलियों का प्रभाव जो है प्राय, अतः यह बेसर शैली कहा जाता है। देखिए, क्वेश्चन है कि दक्षिणापथ के मंदिर के निर्माण में नागर और दरवीर यानी कि दोनों शैलियों का प्रभाव। अगर दोनों शैलियों की, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि नागर हो गया और दरवीर हो जाएगा, दोनों शैलियों के प्रभाव से क्या होता है? बेसर शैली कहलाता है। राइट, अगर हम अलग अलग की बात करें तो नागर शैली हो जाएगा, दरवेश हो जाएगा। राइट, वहीं हम बात करें तो हो जाता है, दोनों को मिलाने के बाद होता है बेसर शैली हो जाता है। यहाँ तक समझ गए। नेक्स्ट है कि पंचायतन जो है शब्द मंदिर रचना जो है शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली कहलाता है। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब कहता है शैली पंचायतन जो है शैली कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा रहता है। जैसे कि एक मंदिर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर जैसे कि अब 4 मंदिर रहेगा, तब ऐसी मंदिर को हम लोग क्या कहते हैं? पंचायतन मंदिर के उदाहरण में आते हैं। जैसे कि ठीक, मुख्य 4 मंदिर के सहायक से घिरे होते हैं। ठीक, पंचायतन मंदिर के उदाहरण होते हैं कंदरिया, जैसे एग्जाम्पल हो गया। महादेव मंदिर खजुराहो में, आपसे पूछा जाएगा महादेव मंदिर जो है, महादेव मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। उसके बाद है ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर है खजुराहो में है। लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। उसके बाद कहता है कि नेक्स्ट की दशावतार जो मंदिर जो है वह देवगढ़ जो है उत्तर प्रदेश है। गोंडेश्वर मंदिर जो है महाराष्ट्र में है। तो इस प्रकार से जो है मंदिर दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसको याद करने का तरीका है कि आप बार बार इसको देखिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप कितना याद करिएगा, संभव नहीं है, तो इसलिए इसको बार बार पढ़ें और रिवीजन के तौर पे इसे याद रखें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। ऐतिहासिक का विभाजन प्रागैतिहास जो है आद्य ऐतिहासिक और इतिहास 3 भागों में किया गया है। तो इतिहास को 3 भागों में किया गया है। ठीक, देखते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटना का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं था उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मतलब उस समय क्या था कि लिखित कुछ रूप नहीं था। ठीक, उस काल को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसे देखा जाता है कि इतिहास को ऐसे 3 भागों में बांटा गया था। आप तो जानते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक, तो उसमें जो है आप जानते हैं कि जर्मन इतिहासकार ने उसके बारे में बताया था। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर हम लोग संस्कृति और बर्तन के बारे में जानते हैं। मालवा जो है संस्कृति है वो काला तथा लाल था। बुर्जहोम था, धूसर है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं जोखे, जो कि बर्तन लाल के बारे में बताया गया है। और दक्षिण नवपाषाण जो है वह चमकीला धूसर है। पूर्वी नवपाषाण जो है भूरा लाल है। ये उतना पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान में रखना, एक बार पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक,
उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लिखे पढ़े नहीं जा सके। मतलब क्या, आधे ऐतिहासिक में क्या हुआ कि लेखन की सामग्री जो है प्रचलन के बाद, यानी कि प्रचलन के बाद, लेकिन उसे क्या हुआ था, पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक, यहाँ तक समझ गए। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। इस काल में क्या हुआ था, लेखन कला हो चुका था लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता था जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध था। ठीक, मतलब उस काल को मानव का इतिहास कहा जाता था जिसमें कि कोई चीज़ लिखा हुआ है और उसे पढ़ ले, एक दूसरे से समझ ले, तो ऐसी इतिहास को हम लोग क्या कहते थे, मानव विकास का इतिहास कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट है कि ज्ञानी मानव को कहा जाता था होमो सेपियंस। ठीक, का प्रवेश जो है इस धरती पर आज से लगभग 30 और 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब ज्ञानी मानव का जो है हम कह सकते हैं इसका जो है यहाँ पर आगमन हुआ था 30-40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। अब हम लोग जानते हैं कि पूर्व पाषाण काल, ठीक, ये भी महत्वपूर्ण है और बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी दरोगा में, बिहार पुलिस में भी। तो हम देखते हैं कि पूरा पाषाण काल जो है कि मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि पूर्व पाषाण युग में जो है पूरा पाषाण के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार था। शिकार पूरा पाषाण में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। मतलब मनोरंजन भी करते थे और खुद जो है अपने लिए खाना जो है व्यवस्था करते थे जानवरों को मारकर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पूरा पाषाण में आग का आविष्कार। ये जो है पूरा पाषाण में जो है पहिए का नवपाषाण में हुआ था, पहिए का जो है नवपाषाण में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण, एक पहिए एवं पहिए का नवपाषाण में, राइट, समझ गए। आपसे पूछा जाएगा कि आग का आविष्कार कब हुआ था, तो पूरा पाषाण में और पहिए का जो है नवपाषाण में। कहता है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण में हुई थी। मतलब क्या, मानव जो है वह पहले आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों यहाँ है, लेकिन अस्थाई जो है किस काल में हुआ था, नवपाषाण में। नवपाषाण में इसलिए हुआ था कि वहाँ पर क्या हुआ था कि एक तरह से देखिए आग की व्यवस्था जो पूरा पाषाण हो गया और पहिए का व्यवस्था हो गया कि मतलब इधर से उधर से व्यवस्था समान करके एक जगह करने। अब देखिए कहीं पर हम उपजाऊ करते हैं तो क्या होता है कि हम वहाँ पर जो है सारी व्यवस्था मिल जाए तो इधर उधर घूरने की कोई ज़रूरत नहीं होता है। इसलिए क्या होता है कि नवपाषाण में जो है यहाँ पर अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आना शुरू हो गई थी। ठीक, शुरू ही थी तथाकथा उसने सबसे पहले जो है किसको बनाया था, पालतू, तो कुत्ता को बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को बनाया था, तो कुत्ता को बनाया था। मनुष्य ने, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मनुष्य ने सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। स्थल अति रमपक्कम था। ठीक, मतलब सबसे पहले जो है किसका प्रयोग किया था, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था। कहता है कृषि का आविष्कार जो है नवपाषाण काल में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के द्वारा जो है कृषि का आविष्कार कब किया था, किस काल में, तो नवपाषाण काल में। कहता है प्रागैतिहासिक जो है अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए जो है अपनाई गई सबसे प्राचीन जो है फसल गेहूँ पहली फसल एवं जौ थी। तो सबसे प्राचीन फसल जो है वो गेहूँ थी और पहली फसल जो था वो जौ थी। लेकिन मानव द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है प्रयुक्त अनाज चावल था। प्रयुक्त अनाज क्या था, मतलब प्रयुक्त अनाज चावल था, लेकिन सबसे पहली जो है फसल गेहूँ था और पहली फसल एवं जौ थी। ठीक, तो यहाँ से जौ थी एवं जौ थी, मतलब गेहूँ जौ दोनों थी, राइट। उसके बाद प्रयुक्त मतलब जो जरूरत था अनुसार से चावल थे। कृषि का प्रथम उदाहरण जो है मेहरगढ़ से मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के द्वारा जो है कृषि का जो है उदाहरण सर्वप्रथम कहाँ से मिला था, मेहरगढ़ से मिला था। कोलिढावा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। आपसे पूछा जा सकता है कि चावल का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था, तो कोलिढावा से मिला था, राइट। नेक्स्ट है कि भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार और नेक्स्ट है कि स्टैफिट पत्थर के बने थे। मतलब क्या, नकुले बनाया जाता था। ठीक,
कहता है रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाणी कालीन जो है औजार की खोज की थी। तो पूरा पाषाणी काल जो है औजार की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किया था? 1863 में किया था। ठीक, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लावरम जो है नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई थी। CL क्लाइल के विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकालीन जो है खोज निकाले थे। राइट, ये उतना नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। कहता है कि विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाणकरण जो है पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। भारत में नव पाषाणकालीन जो है सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 में लगभग हुआ था। मतलब पाषाण काल में ही सर्वप्रथम जो है प्राप्त होने वाला जो भारत में नव पाषाणी जो है सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 वर्ष लगभग होना स्टार्ट हो गया था। ठीक, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं और देखते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार से, हम बेसिक बाय बेसिक जो है आगे कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।